यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक जातिका की कुंडली लेकर के आया हूं। इधर मैं लगातार खाली कुंडलियां ही लेकर के आ रहा हूं। इनका नाम है कुनमुन। ये हैं उड़ीसा से, भुवनेश्वर, और डेट ऑफ बर्थ इनका 4 जून 1999 का है। एक बात बड़ी अद्भुत है, कुंडली देखने का क्रम कैसा हो, इसे ये देख करके कार्यक्रम को ना देखा जाए या ये सोच करके ना देखा जाए कि ये मेरी कुंडली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये ज्योतिष है और ये देखने का मूल उद्देश्य ये होता है कि ये जातक जिनकी कुंडली है वो अपने अंदर से इनकी समस्याएं जो हैं वो उसको समझ सके और अपने अंदर की कमजोरी को पहचान सके और उस पर काम किया जा सके। साथ ही साथ कुंडली देखा कैसे जाता है, कुंडली समझा कैसे जाए, कुंडली को किस तरीके से निचोड़ निकालना है, भावों का संबंध कैसा बन रहा है, ग्रहों की दृष्टि कैसे काम करती है, और साथ ही साथ बनने वाले योग और दुर्योगों का प्रभाव जातक को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सारी बातें समझने की आवश्यकता होती है। अंकिता अधिकारी जी ने पूछा था कि भैया आप छोटे छोटे सूत्र बताया करो। बिल्कुल बताऊंगा, पर पहले ये भी जरूरी है, ये एक चैप्टर है जिसे देखना जरूरी है। आखिर छोटे छोटे सूत्र कुंडली में कैसे अप्लाई करेंगे बहन जी, ये जरूरी है ना। इस वजह से ये बात मैंने जरूरी समझा कि इस पे अभी लगातार चलना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये विश्लेषण जो मैं करता हूं वो आप लोगों के लिए ही करता हूं और निस्संदेह लोगों का कल्याण तो होता ही है। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। ये जन्म कुंडली मैंने बताया, कुनमुन नाम है इनका। अधिक ज्येष्ठ माह में जन्म हुआ है। एक बात बताता हूं, अधिक माह में जन्मे हैं, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन को वृथा नहीं जाने देना है और इसका जितना ज्यादा हो सके सही सदुपयोग किया जाए, क्योंकि निर्भर तो यही करती है बात कि कैसे इसका इस्तेमाल करा जाए। ठीक उसी तरीके से कि जिस तरीके से आप अपने जीवन को देख रहे हैं, अगर वहां जाना है तो आपके साथ ये जो जन्म का ये जो माह है ना, अधिक माह, ये आपके साथ है और ये आपको सदुपयोगी बनाने के लिए तत्पर करता है। अधिक ज्येष्ठ माह में जन्मे होने के कारण ये संपूर्ण तरीके से व्यक्ति को विधिवत अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने वाला होता है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण आपका आत्मबल ठीक है। आपके कुंडली में, आपकी जो कुंडली के प्रभाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव, चाहे शुक्र हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, बुध हो, इनका प्रभाव, इनके भाव जहां जहां अब उत्तरायण में हो गई अगर कुंडली, तो उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो बलशाली हो जाते हैं अगर वो बढ़िया बैठे हैं तो। अगर जो भी, जैसे भाग्य भाव के अधिपति इनकी कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि शुभग्रह बुध अब यहाँ पे संपूर्ण परिणाम देंगे। लेकिन अलग बात है कि बुध का परिणाम कमजोर भी हो सकता है, वो बताऊंगा आगे। फिर उसके बाद व्यक्ति का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में जन्म होने के कारण व्यक्ति क्रोध को अपने नियंत्रण में रख लेता है। हालांकि उसको जो है वो कर्म क्षेत्र में ऐसी स्थिति जरूर रहेगी, मेरा ये काम जल्दी नहीं हुआ, मेरा ये काम विलंब हुआ, अरे भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा, ये सब चीजें, मतलब वो कर्म को लेकर के व्यक्ति जो है वो एग्रेसिव नेचर का होगा। वो उसके जीवन में कुछ भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए और सब कुछ उसको मिलता भी है। समझ में आ रही होंगी चीजें। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव ऐश्वर्य से युक्त और ऐश्वर्यशाली है और व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, अनुभव बड़ा अच्छा होता है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा बलवान होते हैं और शुभग्रह होते हैं। और एक बात और भी है कि किसी ने पूछा भी था, कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ये बात याद रखिए, शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभग होते हैं और वो बलवान कहे जाते हैं। और वो पूर्णतया नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होने के बावजूद भी अगर और भी ज्यादा शुभत्व उनका बढ़ जाए तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। मतलब फिर व्यक्ति का संपूर्ण अच्छा होने वाला हो जाता है। इसका मतलब है कि आप अपनी कुंडली में जरा गौर करिए तो श्रवण नक्षत्र का आपका जन्म हुआ, ऐन्द्र योग में जन्म होना, वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के पास सुंदर शरीर
और सुंदर चेहरा और सुंदर मुखड़ा, सुंदर हंसी और दिव्य नेत्रों को रखने वाला, सुंदर कपोल और बेहतर शरीर को धारण करने वाला होता है। साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो ऐंद्र योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति समस्त सुखों का भोक्ता होता है। समस्त सुख उसको मिले, सब सुख प्रकार का जो भी आप चाहते हैं वो जीवन में मिल जाए, क्योंकि ये ग्रहों का योग ऐसा बना है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि बड़ी पवित्र है, चंचल मानसिकता का जरूर है, एक पलक झपकते ही सामने वाले के पूरे प्रतिबिंब को उतार ले और एक छोटी से छोटी बात पे भी इसका ध्यान बहुत ही तुरंत जाता है और तुरंत ही समझने वाला होता है कि सामने क्या चल रहा है। दूसरे के दिमाग में, जेहन में जो भी बातें चल रही होंगी उसको वो तुरंत खींच करके उसका एकदम बिल्कुल बाहर रूप तैयार कर लेता है। मतलब क्रिएटिव भी होता है, कॉपी करने की स्थिति जो होती है वो बड़ी अच्छी और मजबूत होती है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह अच्छे बने हो उसके पहले अगर पंचांग की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा बना है। अधिक माह में जन्मा होना, शुक्रवार का जन्म होना, कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा का शुभग्रह होना, शुक्रवार का जन्मा होना, देवगण का होना, ये सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अब आपको मैं आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। आइए, इन्होंने पूछा है ये फॉरेन जाना चाहती हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीख करके। आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा, शनि के साथ बैठे हैं जिनका नीचभंग मंगल खुद कर रहे हैं। बिल्कुल जाइए। विदेश भाव के अधिपति के साथ जन्म कुंडली के लग्नेश का बैठना, लग्नेश का नीच भंग होना, क्योंकि शनि का नीच भंग हुआ है। यहाँ पे वो शनि जो है वो मित्र की राशि में छठे भाव में यात्राएं बनती रहेंगी और व्यक्ति जाएगा भी। यहाँ पे अगर देखते हैं तो मंगल दिग्बली, यहाँ भी मंगल दिग्बली, लग्न के अधिपति शनि, यहाँ भी दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति शनि। क्लियर है। और यहाँ पे शनि 6 नंबर की राशि में, यहाँ भी 6 नंबर की राशि में इनका नीच भंग हो रहा है मंगल के कारण। और एक बात और भी बता दूं तो दरअसल यहाँ के अधिपति अगर यहाँ देख लें और वो दिग्बली हो रहे हों, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र आता है, चित्रा नक्षत्र में ये बैठे हैं पर 0 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये होगा कि कर्म क्षेत्र में जहां उनकी उच्च की दृष्टि लगने पे पड़ रही है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के, मकर राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव है। मंगल चित्रा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बैठ करके गुरु से देखे जा रहे हैं जो 12वें का अधिपति है। दशम भाव के अधिपति शुक्र केंद्र में ही बैठ रहे हैं और चंद्रमा भी केंद्र में बैठे हैं। मैंने गौर क्या करी थी, एक बात बताई थी कि अगर जन्म कुंडली में शनि कहीं भी स्वग्रही होते हो या केंद्र में बैठे हो, खास करके अगर लग्न में शुभग्रह हो और शनि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति या जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति से दृष्ट हो, गौर से समझिएगा, जन्म कुंडली में चंद्रमा केंद्र में बैठे हो, शनि अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति या सुख भाव के अधिपति से दृष्ट हो, जैसे कि मंगल इनको देख रहे हैं, तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है और जीवन में दूर तक की यात्रा करने वाला और संपूर्ण सुखों का भोक्ता और नौकरी में विजेता बनता है। लग्नेश की युति शुभग्रह गुरु और जन्म कुंडली के पापी ग्रह होंगे। मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो 12वें भाव 11वें भाव के अधिपति होकर के दशम में दिग्बली होकर के 0 डिग्री के बैठे हैं, कमजोर हैं। तो थोड़े बहुत आमूल चूल कम परिवर्तन के साथ, कम प्रभाव के साथ व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को प्रभावित करते हुए, उसको थोड़े से कर्म क्षेत्र को लेकर के लालची बनाते हुए, एग्रेसिव नेचर का बनाते हुए, ये यहाँ पे थोड़े से व्यक्ति को जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति रखेंगे क्योंकि निगेटिव हो रहे हैं 0 डिग्री के होकर के, और व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करेंगे, लेकिन सुख देंगे घर का, भवन का, वाहन का, इन सब चीजों का, क्योंकि यहाँ का दिग्बली ग्रह जो होता है शुक्र, वो केंद्र में ही बैठा है। और यहाँ का दूसरा कारक ग्रह भी कह सकते हैं चंद्रमा केंद्र में ही बैठे हैं। शुक्र और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में हो तो पति बड़ा सुंदर और कामयाब मिलता है, काम करने वाला, और बहुरूपिया मिलता है। उसके हाथ में जो भी काम हो जाएगा वो बड़ा अच्छा हो जाता है। शुक्र यहाँ राहु का संग खोजेंगे तो व्यक्ति का पति खर्चीला हो और व्यक्ति का पति उसे खूब जी भर के प्रेम करने वाला होता है। साथ ही साथ गुरु और शनि का संबंध जन्म कुंडली में एक साथ बनना, जो गुरु 12वें के अधिपति होकर के चतुर्थ में आ रहे हैं, माता के स्वास्थ्य और माता को किसी न किसी वजह से जातिका के लिए चिंतित करने वाला बनाते हैं। ये पक्की बात बताता हूं, गारंटी देता हूं। गुरु अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, जहां व्यक्ति खुद को अपनी उम्र से बहुत ज्यादा अनुभवी मानता है
और होता भी है। शनि के साथ लग्नेश का जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठना ये व्यक्ति को ये इशारा कर रहा है किसी पे भरोसा ना करे, यात्राओं में अपना ख्याल रखे, किसी भी सामान्यतः मित्रों पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करे, धोखा मिल सकता है, नुकसान होता है। अपने बैलेंस के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करे, क्योंकि शनि वहां पे भरणी नक्षत्र के बैठे हैं। व्यक्ति जिससे जुड़ेगा वो लोग इसका लाभ उठाना चाहेंगे। और इस कारण से कि जन्म कुंडली के पंचम भाव, जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति हैं, गौर करिएगा, वो सूर्य जन्म कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति जन्म कुंडली में व्यक्ति को प्रेमी स्वभाव का या प्रेम करने वाला बना रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। मेरी तरफ देखिए, इधर कहीं नहीं देखना है। और ये मत सोचिएगा कि ये कुंडली आपकी नहीं है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये सोच लेते हैं तो इस ज्ञान का जो प्रभाव है वो कमजोर हो जाता है। मतलब ये स्थिति इतनी बनी। तो भाग्य भाव के अधिपति की अगर चर्चा करते हैं अब, तो छठे भाव में बैठे हैं। भाग्येश अगर छठे भाव में बैठे हो तो इसे निर्भाग्य योग लग जाता है। और जन्म कुंडली में यहां पे चंद्रमा और केतु का जो ग्रहण लगा है इससे, और जन्म कुंडली में जो भाग्य भाव के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में लग्न में आकर के और मंगल और बुध जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं, थोड़ी सी समस्या होगी। क्योंकि छठे भाव के अधिपति बुध और अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दोनों एक साथ आकर के दाम्पत्य में कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा करेंगे। वात, पित्त, कफ और रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है। ये जातक को भी हो सकता है, मतलब जिनकी कुंडली है, या इनके पति को भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो वहां पे ग्रहण लगने वाला है। 0 डिग्री के चंद्रमा वहां हो रहे हैं और 7 डिग्री के केतु। चंद्रमा वहां पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, रिपेयर करने का काम करेंगे। जब कभी भी व्यक्ति कमजोर होगा तो मकर लग्न की कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी इस कुंडली के लिए वो सुखेश हो जाएंगे और सुख भाव में ही बैठे हैं। तो चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन में मारक का काम नहीं करेगी। आप अगर गौर करें तो आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति बुध छठे भाव में बैठे हैं, जहां से गुरु तृतीय एकादश में हैं, भाग्य के कारक। इसका मतलब यह होता है कि भाग्य के कारक गुरु में जब बुध का अंतर आए या बुध में जब गुरु की भुक्ति आएगी तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को लाभ हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति नौकरी करने वाला हो सकता है। अपने पूर्वजों के साथ जुड़ करके भी व्यक्ति व्यवसाय या उनके कामों को भी संभालने वाला हो सकता है। पिता के साथ व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा बहुत सामान्य ही रहने वाला होता है, क्योंकि मंगल बैठे हैं। पिता जो होते हैं वो थोड़े व्यवसायिक नस्ल के होते हैं, वो बहुत ज्यादा जातिका के लिए लाभदायक स्थिति बनाना चाहते हैं, जिसके कारण कई बार उन्हीं के कुछ ऐसे प्रभावों के कारण या जातिका के ऐसे प्रभाव के कारण कुछ कभी कभी टालम टोल भी होगी या थोड़ा बहुत मशक्कत भी करना पड़ता है। वहां पे आपको मित्रवत संबंध बनाने की आवश्यकता है पिता के साथ। यहां मंगल बैठे हैं, मंगल मित्र और छोटा भाई होता है, इसको ऐसा बनाया जा सकता है छोटी भाई बहन के साथ संबंध। वैसे भी कहा जाता है कि जब बेटे या बेटी की आयु अपने बराबर में हो जाए या फिर जब वो आपकी ऊंचाई के बराबर हो जाए, जब उससे झुक करके बात ना करना पड़े, बैठ करके बात उससे ना करना पड़े और गले लगाने के लिए जब बैठने की आवश्यकता ना पड़े, तो फिर उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। ये बात है। अगर आपका बेटा छोटा है तो आप जब उसे गोद में उठाने लायक नहीं रहे, जब वो गोद से बाहर आ जाए, जमीन पर खेलने वाला हो जाए, और तब उसे मित्र बना लेना चाहिए। जब गले मिलने के लिए सामने से खड़े होने की आवश्यकता भी ना रहे, एकदम सामने से मिल जाए और झुकने की आवश्यकता ना रहे, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो मैं ये समझता हूं कि पिता को अपने स्वभाव पे अगर थोड़ा बहुत कड़वाहट जो हो, अगर नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं हालांकि शुक्र है और चंद्रमा केंद्र में है, इस भाव से दोनों तरफ बहुत ही नरिश मिल रहा है इस भाव को, तो इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र ठीक होगा। दिग्बली मंगल है, थोड़ी बहुत कशमकश भी बनी रहेगी मंगल के कारण, वो क्योंकि 0 डिग्री के हैं, लेकिन उनकी 8वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है। लाभ भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के पंचम को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और व्यक्ति को धन का मालिक बनाएंगे। साथ ही साथ व्यक्ति को धन भी देंगे और दूसरों के ऊपर भी व्यक्ति खर्च करता है। जब वो धन कमाएगा तो दूसरों के ऊपर भी खर्च करेगा। क्लियर है ये बात। ग्रहण है यहां पे, लेकिन थोड़े से कमजोर प्रभावों के साथ। आपकी कुंडली में अगर भाग्य भाव के अधिपति से मैं चर्चा कर रहा था कि भाग्य भाव के अधिपति छठे में जा रहे थे, शुक्र लग्न को देख रहे थे, व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं, गुरु और शुक्र केंद्र में, और जन्म कुंडली में 3 शुभग्रह केंद्र में, यानी कि चंद्रमा, गुरु और शुक्र। अगर 3 शुभग्रह केंद्र में आते हो और जन्म कुंडली में केतु लग्न में बैठे हो तो व्यक्ति का बचपन थोड़ा बीमार बीतता है। लेकिन यहां पे 3 शुभ ग्रहों के केंद्र में हो जाने से व्यक्ति के जीवन में सामान्यतः चीजें आसानी से मिलती जाती हैं।
सामान्यतया चीजें आसानी से मिलती जाती हैं और व्यक्ति का कर्म क्षेत्र, आप अगर जब देखें आरूढ़ लग्न इनका बनेगा, तो मैं हालांकि दिमाग में कई बार कैलकुलेशन करता हूं, बताता नहीं हूं क्योंकि कई बार आप लोगों के लेवल पे आके समझाने का प्रयास करता हूं। तो लग्न के अधिपति 4 घर आगे बैठे, तो 4 घर आगे में शुक्र और राहु लग्न में, व्यक्ति ऐश्वर्य और भोग का मालिक भी होगा। और साथ ही साथ उस पे जब चंद्रमा और केतु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति खुद में थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी रहेगा, और वो कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि मंगल के दृष्टि के कारण लग्न पे मंगल का प्रभाव रहेगा, उच्च का प्रभाव डाल रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति में थोड़ी आतुरता रहेगी। ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये चीज जो है वो रहती है, एग्रेसिव नेचर। दाम्पत्य ठीक है क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति लग्न में आ रहे हैं, ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर, भाग्य को, आपको भाग्य के कारक को बल देना होगा, मतलब ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, उपासना करिए, मंदिर जाइए, एकादशी का व्रत करिए, विष्णु भगवान की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। शनि दशरथ कृत जो शनि चालीसा है, शनि स्तोत्र, वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लग्न की कुंडली के लिए अगर शनि नीच के भी होकर के बैठे हों और नवांश कुंडली में वो छठे भाव में बैठे हों, जन्म कुंडली में केंद्र में ही और त्रिकोण में अगर शुक्र का प्रभाव बन रहा हो, यहां भी केंद्र में बैठ रहे हैं, यहां भी त्रिकोण में बैठ रहे हैं, यहां भी केंद्र में बैठ रहे हैं, इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र होते हैं और उनकी स्थिति अच्छी बन रही है। वो पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, नक्षत्र का संबंध जन्म कुंडली में मित्र का है और उसके अधिपति नीच के हैं, जिनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं। पर एक बात मैं और बताता हूं, मैंने दरअसल ये बात कई बार कही है कि किसी भी ग्रह का नीच भंग होना इस बात पे तय होता है कि लग्नेश कैसे हैं। लग्न के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं, पापक ग्रहों का शनि और मंगल से संबंध अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से होगा तो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन और कई भाषाओं का जानकार, टूरिस्ट गाइड वगैरह भी हो सकता है, साथ ही साथ तकनीकी जानकार भी हो सकता है। ये इनके पहले सवाल का उत्तर था जो मैंने दिया है। दूसरा सवाल, इनकी मैरिज लाइफ हेल्थ बताया, उनके पापा के हेल्थ के बारे में पूछा इन्होंने, पिता भाव ये, और यहां से 8वां ये होगा। यहां सूर्य स्वयं बैठे हैं, अतड़ियों की समस्या हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, जिगर की समस्या कई बार होती है, हृदय से संबंधित। एक बात और बताता हूं, अगर चतुर्थ स्थान के अधिपति के ऊपर गुरु का प्रभाव है और चतुर्थ स्थान के अधिपति के ऊपर अगर पापक ग्रहों का प्रभाव है तो कई बार व्यक्ति थोड़ा बहुत छलिया हो जाता है और थोड़ा झूठा हो जाता है। आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति गुरु, द्वितीय भाव के अधिपति शनि गुरु के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति झूठ बोलना नहीं चाहता है और बहुत ही क्लियर मानसिकता का होता है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलना चाहता है, गंभीर बोलने वाला होता है। लेकिन द्वितीय भाव के अधिपति नीच के हुए हैं जिसपे मंगल की दृष्टि है, जहां से केंद्र में गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग का बनना, शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होकर के बहुत ही अच्छी स्थिति का लाभ प्राप्त कराना, धन योग का कुंडली में घटित होना, क्योंकि धन भाव के अधिपति धन के कारक गुरु के साथ बैठे हैं, चंद्रमा जैसे ग्रह से केंद्र में बैठे हैं, चंद्रमा से मंगल केंद्र में बैठा है, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो व्यक्ति को बेहतर जीवन की तरफ ले जा रही हैं। इस कुंडली में कमजोरी क्या हो सकती है? इस कुंडली में कमजोरी है कि व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश जो हैं वो षडबल में कमजोर है। इस वजह से व्यक्ति को कम से कम बजरंग बली की पूजा और अपने भाग्य को बल देने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जब पंचम भाव की बात करते हैं या नवम भाव की, तो नवम भाव के अधिपति बुध और पंचम भाव के अधिपति सूर्य, इन दोनों का संबंध देखिए बिल्कुल निकटस्थ है। लेकिन कई बार जब हम इनके संबंधों की बात करते हैं तो ये जो चलित कुंडली बन रही है, चलित कुंडली में ये दोनों ग्रह एक साथ आ जा रहे हैं। इस कारण से मैं ये गारंटी से बात कर सकता हूं कि व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, खास करके माताजी को, पिताजी को, क्योंकि पंचम और नवम दोनों भाव के अधिपति कम से कम व्यक्ति के पास आशीर्वाद है बड़ों का, ये पितरों का आशीर्वाद होता है, एकादशवां नवा भाव। और जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति अगर लग्न को देखेंगे उच्च की दृष्टि से थोड़े कमजोर हैं। इस वजह से मैं एक बात बता दूं तो शनि और मंगल का संबंध है, आप अपनी संगति ना बिगाड़ना, आप अपनी संगति ना बिगाड़िएगा, बस इतनी बात याद रखिए। आपकी कुंडली में गुरु केंद्र में बैठे हैं ना, पंचम और नवम के अधिपति एक साथ बैठ करके फल कर रहे हैं ना, ये सबसे अच्छी बात है। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु अच्छे हों उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, वो स्पष्ट होता है, बिल्कुल ठीक होता है, वो हाथ गंदा नहीं करना चाहता अपना घूस घास लेकर के, बिल्कुल ही साफ हाथ का होता है, उसकी हथेली बिल्कुल ही पवित्र होती है, वो जो भी चीज छू देगा वो सोना बन जाता है, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में ये स्थिति बनी है। अगला सवाल इन्होंने
इन्होंने लिखा है, बहुत दुर्योग व नवांश में चौथे में ग्रहण है। ये ग्रहण तो है, लेकिन एक बात गौर करता हूं कि यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि के बैठे हैं और हर जगह गुरु और चंद्रमा। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कई बार कि कितने सारे दुर्योग बने हैं, पर उसका रिपेरेशन भी तो होता है। मतलब वो ग्रह और वो जो स्थिति बनी है उसको आप, उसकी कमजोरी जो दिख रही है सामने से, उसका रिपेयर होना भी होता है। मतलब जो दुर्योग बना वो कई बार ग्रहों के बैठ जाने से ठीक भी हो जाता है। जैसे गुरु केंद्र में बैठे, राहु मित्र की राशि में बैठ करके जन्म कुंडली में, और सप्तम भाव के अधिपति त्रिकोण में आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मंगल और बुध जैसा, मंगल अगर बुध के साथ बैठ जाए नवांश कुंडली में, या मंगल अगर बुध की राशि में बैठ जाए तो अपने समस्त प्रकार के दोषों का शमन कर देता है। ये बात भी तो है, आपने वो तो देखा नहीं है। तो इस वजह से हमें इस बात से अपने आप को, इस चिंता से मुक्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति की चर्चा करते हैं तो ये ठीक है, भाग्य को देख रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो स्वग्रही व्यक्ति का दांपत्य कभी टूटेगा नहीं। मैंने बात बताई थी कि अगर नवांश कुंडली में पापक ग्रह की राशि बने या पापक ग्रह तृतीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति कभी भी दांपत्य तोड़ने के बारे में तो कभी नहीं सोचेगा। दोनों तरफ से व्यक्ति रिलायबल होता है, वो खुद बहुत ज्यादा भरोसेमंद है और उसका जीवन साथी भी भरोसेमंद होता है। अगर विवाह करने की कभी भी बात चलेगी तो पश्चिम दिशा, मकर राशि, कर्क राशि, मकर लग्न या कर्क लग्न, साथ ही साथ आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि या फिर कन्या राशि के जातकों से आप विवाह कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है। उनके बच्चों के बारे में बताएं। मेरी दूरदृष्टता इतनी मजबूत नहीं है, ये नहीं बता सकता। ये इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी तो अभी 1999, अभी बेटा बेटी में बहुत अभी वक्त है। आपकी कुंडली अभी ये इतनी दूर तक नहीं देखना चाहिए और इतना दूर भेदन भी नहीं करना चाहिए। राहु की दशा चल रही है, अभी तो जीवन में समस्याएं भी आएंगी क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र के साथ राहु है। अभी इनको अपने व्यय पे नियंत्रण करना होगा, चाहे व्यय किसी भी तरीके का हो, चाहे धन का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति का हो, चाहे सामाजिक उन्नति का हो, हर तरीके का व्यय भी होगा। अभी मतलब व्यक्ति को अभी इस दशा में संभालना भी है खुद को। और मैं जहां तक देख रहा हूं तो इनकी कुंडली में ये राहु 20 डिग्री आश्लेषा नक्षत्र और नक्षत्र के अधिपति बुध छठे में बैठे हैं। रोग ना दे, रोग और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल अनियमित ना रहे, पेट का रोग ना हो, पीत और वात कफ की समस्या ना हो, इस पर नियंत्रण आप ही को रखना होगा। ये तो मैं सिर्फ आपको ये आदेश दे सकता हूं। तो मैं ये बोल रहा था कि व्यक्ति के जीवन में कई बार जब जैसे अष्टम भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के पंचम में आ जाते हैं तो संततियों से संबंधित समस्या होती है। और जन्म कुंडली में आप जरा गौर करिए तो मंगल का भी प्रभाव यहाँ है, गुरु नीच के शनि के साथ बैठ रहे हैं, तो अगर कुंडली मिला करके विवाह नहीं करेंगे तो कई बार समस्या हो सकती है। एक बात और बताता हूं कि आप जब गौर करें तो पंचमेश जो है वो जन्म कुंडली के शुक्र राहु के साथ है और पंचम भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। मतलब हो सकता है कि व्यक्ति को कई बार ऑपरेट होना पड़े, ऑपरेशन, और खास करके व्यक्ति को जब नाभि का जो क्षेत्र होता है वो प्रभावित होता है। मतलब आपको अपने स्वास्थ्य में रक्त की समस्या और पेट की समस्या, हृदय के नीचे का क्षेत्र मतलब फेफड़े से नीचे का जो जहाँ से पेट का आरंभ होता है वहाँ से लेकर के नाभि तक की समस्या हो सकती है। कई बार ऐसी स्थितियाँ, नाभि के कुछ हिस्से नीचे तक ऐसी स्थिति बनती है। उसके बाद अगर बात करें तो आपकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु का बैठना, शुक्र के साथ मंगल का केंद्र में जाना, ये थोड़ा कमजोर करेगा। आप जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के पराक्रमेश के साथ हुआ और पराक्रम के अधिपति सुख में बैठे हैं जो कि नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। और यहाँ पे आप जब गौर कर रहे हैं तो मंगल और बुध का बैठना और यहाँ पे राहु का बैठना, मैं दोनों ही चीजें बता रहा हूँ, विषमता और समता भी। यहाँ पे गुरु और शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव है। व्यक्ति का पति कई बार लालची हो सकता है या व्यक्ति स्वयं पति को लेकर के लालच भरी दृष्टि से कई बार उनके संबंध होते हैं। तो आपको सबसे पहले लालच नहीं रखना होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो उस रिश्ते को हाशिए पे लाने वाले ऐसे प्रयास ना करना जिससे रिश्ता हाशिए पे आ जाए या फिर कई बार कष्ट होने लगे। क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि बैठे हैं तो कई बार वो धन अपनी तरफ खींचना चाहता है, आप धन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, या कई बार रिश्ता जो होता है वो स्वार्थ से युक्त होने लगता है। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। गुरु और शनि बैठे हैं सरकारी नौकरी से संबंधित और व्यक्ति का जो प्रभाव है वो सरकार से जुड़ करके प्रभाव आगे बढ़ाया जा सकता है। मंगल दिग्बली
थोड़े कमजोर। गुरु जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के, मेष राशि बनी है, अश्विनी नक्षत्र बना है, और जन्म कुंडली में जो चंद्रमा बैठे हैं या लग्न जो बना है वो श्रवण नक्षत्र का बना है। श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में ये स्थिति बनी है, और ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में इसके अधिपति मंगल हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, बुध यहाँ पे मिथुन राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में 1 डिग्री के हैं, मृगशिरा नक्षत्र के होंगे। अब जरा समझिएगा, तो बुध 1 डिग्री और मृगशिरा नक्षत्र, मंगल 0 डिग्री। इसका मतलब यह बनता है कि व्यक्ति के पास भाषण शैली की कमजोरी है। आपको अपने भाषा शैली पे और भी ज्यादा काम करना होगा, मतलब उसको और भी ज्यादा क्लियर स्पीच जो होता है, स्पीच जो रिकॉग्निशन होता है, या फिर उस पर काम करना। आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं प्रत्येक दिन, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ होगा। गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, यह क्षेत्र आपको लाभ दे सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, मृगशिरा नक्षत्र का अधिपति मंगल जन्म कुंडली का लाभ है, सो होकर के जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठा है और गुरु से दृष्ट हो रहा है जो कि व्यय का अधिपति है, व्यक्ति को लाभ मिलेगा और चहुं ओर से मिलता है, लाभ की स्थिति ठीक है। एक बात और बता दूं, 12वें भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, ये व्यक्ति को विदेश से संबंध बनाने वाला, और शनि के साथ बैठा है जो कि 12वें भाव में कारक होते हैं। उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ रिपेयर करेगा और व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक करे, क्योंकि मित्र की दृष्टि को देखेंगे तो व्यक्ति को ज्ञान से संपन्न और अनुभव का मालिक बना देंगे। उनकी 7वीं दृष्टि व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में आ रही समस्या को कभी कभी सामान्य तरीके से नर्चर करने वाला हो, और लाभ भाव के बाद 10वें भाव के बाद अगर 9वीं दृष्टि विदेश भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति को विदेशों से संबंध बनाने वाला बना देते हैं। क्लियर है? बुध जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि से देखेंगे, गुरु यहां देखेंगे तो व्यक्ति विदेश से जुड़ करके विदेशी बैंक और मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़ करके अपना काम और कारोबार आगे बढ़ा सकता है। आपकी कुंडली में उसके योग बड़े अच्छे हैं। साथ ही साथ शनि की 3री दृष्टि बुध पे, अब गौर करिएगा, तो जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे हैं, जिससे मैंने क्या बात कही थी, निर्भाग्य योग लगा है। मतलब भाग्य के अधिपति 6ठे में बैठ गए या 8वें में बैठ गए या 12वें में बैठ गए। और गौर करिए तो भाग्य के कारक के साथ उसके संबंध तृतीय एकादशवें का बन रहा है, ये एक अच्छी बात है। मैंने उस दशा के बारे में चर्चा करी थी, गुरु और बुध वाली। शनि और बुध की दशा भी इस कुंडली में अच्छी बनेगी, लेकिन गौर करिए तो इस कुंडली के लिए मंगल की दशा थोड़े बहुत सामान्य परिणाम करने वाली, गुरु की दशा सामान्यतया उसकी दृष्टि अच्छी है, इस वजह से वो आपको कुछ कुछ लाभ अच्छा दे दे, क्योंकि वो बैठे अच्छे हैं, चंद्रमा से केंद्र में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। लग्न में सम संख्या की राशि का बनना ठीक है, चंद्रमा का बैठना ठीक है, शुक्र से दृष्ट होना ठीक है, गुरु से केंद्र में होना ठीक है, दशमांश कुंडली में गुरु का केंद्र में होना, मंगल से बैठना, व्यक्ति बोल करके अपना काम करवा सकता है या कर सकता है। किसी को किसी चीज से कन्विंस करना हो, किसी को किसी चीज से मिलाना हो, किसी को किसी चीज से कंसीव मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, जो दो लोगों को मिला देना, एजेंट का काम, ब्रोकर, ऐसा काम, कन्विंस करके अपना माल बेच देना, किसी को किसी चीज का दर्शन करा देना और पैसे कमा लेना, टूरिस्ट गाइड वगैरह का काम जो होता है वो आपकी कुंडली में भी बनता है। घूम घूम करके यात्रा करना और पैसे कमाना, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति साफ है, स्पष्ट है, सुंदर है, बेतुका बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि लग्नेश के साथ गुरु बैठे हैं, बिल्कुल गंभीरतम है, आसन का गंभीर है, थोड़ा आलस्य जरूर रहेगा, लेकिन आलस्य होने के बाद भी अपने काम में कभी भी वो मैनेजेबल नहीं है, वो मैनेज नहीं करेगा। मतलब यह है कि उसमें उसकी क्षतिपूर्ति वो उसको बर्दाश्त नहीं होगी और वो क्षम्य नहीं है। उसके काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल कपड़े की सिलाई अगर उसमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो वो पूरे पैसे निकाल लेगा। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी स्थिति। साथ ही साथ आपके पास अब 2-3 चीजें, आपके लगभग सवाल पूरे हो सकते हैं, हो चुके हैं। एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, आप इतने मजबूत खुद को बना सकते हो कि कॉलेज के गेट्स के बाहर अगर 2-4 लड़के आपको तितर बितर करने के लिए और कुरेदने के लिए देख रहे हो तो आप उनकी पिटाई करके पुलिस स्टेशन जा सकते हो। इस वजह से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली को मंगल देख रहा है। बात समझ में आ गई? मैं बिल्कुल सामने से एकदम स्पष्ट बोलता हूं, आप उन लड़कियों में से नहीं हैं जो छेड़ दिए जाने पर छोड़ देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप मजबूत हो, आपके पास बल है और निस्संदेह ये आपके पास रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बड़ी अद्भुत बात कह दी है भगवान जी ने।
मरते समय व्यक्ति जिन जिन चीजों के बारे में सोचता है वो उसी को प्राप्त होता है। अब ये तो पता नहीं है कि कब मरेंगे, क्योंकि मृत्यु तो किसी ने देखा नहीं है। तो मरते समय अब जब मरणशैया पे लेटे हों या फिर जीवन में जब जब श्वास प्रश्वास की स्थिति बनती हो, तो बाबू रे अच्छे ही विचार रखने चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, तो हमेशा परमात्मा का भक्त बनने का ही प्रयास करना चाहिए ताकि उनकी ही प्राप्ति हो सके, और किसी का भक्त ना बनना। परम भागवत वही होता है जो भगवान के भागवतों का भक्त होता है। परम भागवत वही होता है जो भगवान के भक्तों का भक्त बनाना चाहता है अपने आप को। जो भगवान के सबसे निकृष्टतम भक्त हैं उनका भक्त बन जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा और मेरा तो हो ही जाएगा। तो मैं तो ये सोचता हूं कि आप लोगों को भी यही बात बता सकूं कि जो सबसे छोटा भक्त है, जो सबसे एकदम कमजोर भक्त है, उसके आप भक्त बन जाइए। ये जो बगल वाले जो चलने फिरने वाले लोग हैं, ये सब वही हैं जो भटक नहीं रहे हैं, वो परमात्मा के ही। कौन पता आपके बगल में जो बैठा है वही भगवान रूप हो, कौन नहीं जाने। कोई नहीं, ठगना नहीं चाहिए, इस वजह से किसी को ठगो मत। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।